गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मुदस्सर इमरान और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इज करंट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टअप फेल्स इन इंडिया। तो कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि बयान नीचे गिर रहा है इंडिया का। तो खैर आज की ये वीडियो देखते हैं, वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पिछले साल एवरी सिंगल वीक इंडिया एक यूनिकॉर्न को जन्म दे रहा था। इनफैक्ट हमारा स्टार्टअप बिल्डिंग पेस इतना ज्यादा था कि ब्रिटेन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भी हमसे पीछे रह गए थे। पर आज के तारीख में ये सब कुछ बदल चुका है। इंडिया के 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से बस 18 ही एक्चुअल में प्रॉफिटेबल सामने आ रहे और बाकी सारी कंपनियां हेवी लॉसेस फेस कर रही है। लॉस के चलते ओला ने 2100 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है, अनअकैडमी ने 1150 और व्हाइट हैट जूनियर ने 1450 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि अगले 5 सालों में 90% इंडियन स्टार्टअप्स पूरी तरीके से बंद हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पूरा 180 डिग्री यू टर्न ले लिया। वेल, लेट्स एनालाइज एंड लेट्स फाइंड आउट। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आज के तारीख में इंडिया के टोटल 100 स्टार्टअप्स में से 57 तो ऐसे हैं जो डीप लॉसेस फेस कर रहे हैं और टोटल सिर्फ 18 ऐसे हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है। अब एग्जांपल में 2011 में शुरू हुआ एडटेक कंपनी वेदांतु को ही देख लो। इसे पहले 3 साल में $0.4 मिलियन की फंडिंग मिली थी और फिर 2009 तक $152.6 मिलियन की, और 2020 के बाद 2 ही साल में पिछले 8 साल से डबल $233 मिलियन का फंड रिसीव हुआ। अब इतने बड़े फंडिंग्स के बाद ये यूनिकॉर्न तो बन गया, लेकिन इन फंडिंग्स का क्या? ये कंपनी आज की तारीख में $762 मिलियन का तो सिर्फ लॉस ही फेस कर रही है। 2015 में शुरू हुआ कॉमर्स जायंट मीशो को भी अपना पहला $0.18 मिलियन का इन्वेस्टमेंट ओपन होने के अगले ही साल मिल गया था, और फिर 2019 तक अगले $215.2 का मैसिव इन्वेस्टमेंट, और फिर 2020 में एक सिंगल ईयर में $870 मिलियन का मैसिव फंडिंग, और इन सभी फंडिंग्स के बाद ये भी एक यूनिकॉर्न बन गया, लेकिन इसकी हालत भी वेदांतु जैसी ही है। आज ये भी $628 मिलियन का मैसिव लॉस फेस कर रहा है। इनफैक्ट अनअकैडमी, इसे कौन नहीं जानता, 2020 का ये यूनिकॉर्न आज भी $1.9 बिलियन के लॉस में है। सो इन केसेस से हमें एक ही बात सीखने मिल रही है, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम शायद खतरे में हो सकता है। लेकिन क्या सच में? और अगर हां तो क्यों? इंडिया में आए इस अपवेलिंग ट्रेंड में आखिर प्रॉब्लम क्या है? वेल, अगर देखा जाए ना, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए 2021 का साल किसी पार्टी से कम नहीं था, क्योंकि उस बस एक साल में पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को $38.5 बिलियन के फंड्स मिले। मोस्ट ऑफ द फंड्स यहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट से मिले हैं, और ये सिंगल ईयर इन्वेस्टमेंट 2020 से 3.8 टाइम्स ज्यादा था, और वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से 1.3 से 2 टाइम्स ज्यादा था। सो सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई कहां से? वेल, इसके 3 मेजर रीजंस थे। सबसे पहला, इंडिया का मैच्योरिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड, इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से फ्लरिशिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। लास्टली थर्ड, चाइना में चाइनीज रेगुलेटर्स ने टेक इकोनॉमी को लेकर इंप्लीमेंट किए स्ट्रिक्टर नॉर्म्स। इन तीनों मेजर रीजंस की वजह से मैसिव इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की ओर डाइवर्ट हुए और स्टार्टअप्स को एक्सेसिव फंडिंग मिलने लगी। अब क्योंकि स्टार्टअप्स को इतने फंड्स मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने बेसिक ऑपरेशंस पर भी जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। इस एक्सेसिव खर्चे को फाइनेंस की भाषा में कैश बर्न कहते हैं, और देखा जाए तो इसी कैश बर्न का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल भारत पे कंपनी है। भारत पे को IIM और IIT एलुमनस अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी ने मार्च 2018 में फाउंड किया था। अब इसके स्टार्टिंग कैपिटल का तो डेटा नहीं है, लेकिन कंपनी को बहुत ही jald अपना फर्स्ट $14.3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिल गया। एंड माइंड यू, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू होने के 10 महीने के अंदर ही मिल गया था, और उसी के 4 महीनों के अंदर अगला $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। और ऐसे ही देखते कंपनी को कई मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिलती गई, और फिर फाइनली अगस्त 2021 में पूरे $370 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद भारत पे की वैल्यूएशन $2.85 बिलियन हो गई। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में, जहां पर आप महीने का 30,000 रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हो, यानी 1500 रुपीज पर डे। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, और ये 100% लीगल है। इसमें आप डिफरेंट
एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और इवन कई करेंसी पेयर्स जैसे कि यूरो और यूएसडी पर। इससे आप 90% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर आपको फोरकास्ट करना होता है कि आपके चोजन एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी। मैं आपको खुद अपने रियल अकाउंट में करके बताता हूं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, इस पे मैं 700 रुपीज का ट्रेड अप करता हूं और वेट करना होगा, और यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला और मैंने कमा ली है 1295 रुपीज। लेकिन अगर आपका फोरकास्ट गलत होता तो आपका लॉस भी हो सकता है। अब जीते हुए अमाउंट को इजीली आप अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो विदिन 24 आवर्स, और इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है। डिपॉजिट करते वक्त अगर इस प्रोमो कोड को आप यूज करते हो तो आपको डबल डिपॉजिट मिलेगा, यानी 400 पर 800। अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो और आपको 65,000 रुपीज मिलेगा डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए और न्यू स्ट्रैटेजीज आजमाने के लिए। सो ट्रेड वाइसली। इसमें आपके कैपिटल को रिस्क होता है और ये 18+ लोगों के लिए है। सो डाउनलोड करो बिनोमो ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? और अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। भारत पे इंडिया का 19th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया, बट वेट, यहां पर एक छोटा सा कैच है। कंपनी ने अपने 2021 के फंडिंग राउंड में इन्वेस्टर्स को अपने फाइनेंशियल ईयर 2020 का रेवेन्यू $700 मिलियन दिखाया था, जबकि कंपनी ने एक्चुअल ऑडिट फिगर्स तब पब्लिश ही नहीं किए थे। और इस पर जब एन ट्रैकर न्यूज एजेंसी ने रिसर्च किया तो उनके सामने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के ये फिगर्स सामने आए। अब आप मानोगे नहीं, बट इनके बताए हुए और ओरिजिनल फिगर्स में 99% तक का डिफरेंस आया। ओरिजिनली भारत पे ने 2020 में बस 6 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करने के लिए 229.12 करोड़ स्पेंड किया था, और फाइनेंशियल ईयर 2019 में तो 23 करोड़ रुपीस स्पेंड करके जीरो रेवेन्यू हासिल किया था, व्हिच इज नथिंग बट अ बिग लॉस। अब सवाल यह है कि ये कंपनीज इतने इन्वेस्टमेंट का आखिर करती क्या है? ऑब्वियसली उन पैसों को बिजनेस के ग्रोथ में लगाती है। भारत पे ने भी कुछ ऐसा ही किया, बस सिर्फ जितने अमाउंट लगाने की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर दिया। एग्जांपल के लिए कंपनी ने बस अपने एम्प्लॉइज के सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन के लिए उन्हें हाई एंड BMW बाइक्स, गैजेट्स और ओवरसीज ट्रिप्स गिफ्ट किए। और ये एक्सपेंडिचर ट्रायल्स यहीं पर नहीं रुके, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंडिचर को अगर देखा जाए ना तो INR 142 करोड़ यानी ओवरऑल एक्सपेंडिचर के 62% भारत पे ने तो सिर्फ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम पे खर्च कर दिया है, या एटलीस्ट ऐसा बताया है। अब इसके पीछे की ओरिजिनल सच्चाई क्या है, इस पे एक डिटेल वीडियो हमने पहले बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हो। बट नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। भारत पे इंडिया का इकलौता यूनिकॉर्न ऐसा नहीं है जो कैश बर्न और अकाउंटिंग रिलेटेड ट्वीक्स कर रहा था। रिसेंटली ऐसे करते हुए एक और एक इंफ्राटेक यूनिकॉर्न इंफ्रा मार्केट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड हैंडेड पकड़ा। इंफ्रा मार्केट के ऑफिसेज में 1 करोड़ कैश, 22 लाख की गोल्ड ज्वेलरी, INR 224 करोड़ के अनडिस्क्लोज्ड इनकम और INR 1500 करोड़ के टैक्स इवेजन के प्रूफ्स मिले। अब ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े स्कैम्स और 2020 के बाद इंडियन इकोनॉमी के डिप की वजह से VCs ने यूनिकॉर्न्स को फंड करना बंद कर दिया, जिसका फाइनल रिजल्ट ऑब्वियसली एक ही था, स्टार्टअप इकोसिस्टम का सफोकेशन शुरू हो जाना। इसमें से 38% स्टार्टअप्स तो आउट ऑफ फंड हो चुके हैं, मतलब कि वो कभी भी बंद हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसे डेस्परेट टाइम्स में अपनी फंडिंग गैप को फुलफिल करने के लिए कई यूनिकॉर्न्स खुद को स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि कुछ कंपनीज ने किया भी। फॉर एग्जाम्पल फिनटेक जायंट पेटीएम। लेकिन अफसोस, इतना बड़ा नाम होने के बाद भी स्टॉक मार्केट पर पेटीएम परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके शेयर्स ऑफर प्राइस से 27.4% लो, यानी कि 1560 के लॉस पर क्लोज हुए। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मैक्वेरी कैपिटल के रिसर्च ने तो पेटीएम का बिजनेस मॉडल फोकस और डायरेक्शन लैक करता है। यह कंपनी बस एक कैश गजलर है, यानी कि सिर्फ पैसे खाने वाली कंपनी है, ऐसा तक कह दिया। क्योंकि पेटीएम को आज तक मिले $190 बिलियन के इक्विटी कैपिटल में से 70% रुपीस को तो अपने लॉसेस को ही फंड करने में गए। और सिर्फ पेटीएम ही नहीं, बल्कि नायका, जोमैटो और पीबी फिनटेक जैसे स्टार्टअप्स के भी IPOs गिरे हैं, और इनके इस फॉल से इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में 1.3 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। इतने बड़े लॉसेस और इंडियन मार्केट कंडीशंस की वजह से इन्वेस्टर्स का भरोसा उठना तो लाजमी था, और ऐसा हुआ भी। 2020 का सेकेंड क्वार्टर आते आते फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से INR 1.5 लाख करोड़ निकाल लिए, मतलब कि न्यूबी स्टार्टअप्स के लिए अब और भी ज्यादा फंडिंग की कमी। इन स्टार्टअप्स के डाउनटर्न में कोविड-19 का भी कुछ उतना ही बुरा इंपैक्ट हुआ है। इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट क्लोथिंग ई-टेलर साइट जबोंग भी इस पैंडेमिक के चलते 2020 में लिक्विडेट हो गया, और इसके बंद होने की एक वजह इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की प्लेगियरिज्म हैबिट भी हो सकती है, क्योंकि सेम बिजनेस में मैसिव कंपटीशन की वजह से बिजनेस कंपटीशन हैंडल नहीं कर पाया तो वो फेल भी हो सकता है।
लेकिन इंडिया में सिर्फ प्लेगरिज्म ही बिजनेस क्लोजर का मेन रीजन नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही एक्सट्रीम और यूनिक आइडियाज भी कभी कभार फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार स्काई रोबोटिक्स, इस स्टार्टअप ने फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रक सक्सेसफुली टेस्ट किए, पर अफसोस ये स्टार्टअप अपना इतना यूनिक आइडिया होने के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट ग्रैब नहीं कर सका और 2020 में शट डाउन हो गया। सो काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स भी बहुत बारी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के प्लेजरिज्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो उसी मॉडल पे पैसा लगाना चाहते हैं जो ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड है किसी और कंट्री में, और वो मॉडल पे वो पैसे लगाएंगे, दे आर वेरी श्योर कि वो कंपनी ग्रो होगी, क्योंकि मे बी उस प्रोडक्ट या सर्विस का मार्केट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हो सकता है, या फिर उस प्रोडक्ट की एक्चुअली में वैल्यू है। सो इट्स काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल, राइट? एंटरप्रेन्योर्स से हम कुछ यूनिक आइडियाज एक्सपेक्ट करते हैं, यूनिक कंपनी मॉडल्स, यूनिक बिजनेस मॉडल्स एक्सपेक्ट करते हैं, बट देन इन्वेस्टर्स आर लेस विलिंग टू एक्चुअली फंड दैट एंड ट्राई समथिंग आउट ऑफ द स्टेटस क्वो। अब फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ कोविड इंपैक्ट की बात करें तो पूरे इंडिया में सिर्फ पैंडेमिक की वजह से 4% स्टार्टअप्स बंद हुए हैं, 38% आउट ऑफ फंड हो गए, और बचे हुए 30% स्टार्टअप्स के पास सिर्फ 1 से 3 महीने के ही कैश बचे हैं। सो इन बिजनेसेस के फेलियर के बारे में तो हमने देखा ही, लेकिन अब जरा ये भी देखते हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसेस के पीछे मेजर रीजंस क्या होते हैं। वेल, गवर्नमेंटल पॉलिसीज भी एक मेजर रोल प्ले करती है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ये जानते ही होंगे कि अगर हम बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की, उन सभी के थोड़े से डिफरेंट इकोनॉमिक व्यू पॉइंट्स होते हैं। यानी कि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज एक सर्टेन इनकम रेंज वाले लोगों को बेनिफिट करेगी, तो कुछ पार्टीज के इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी दूसरे क्लास को ज्यादा सपोर्ट करेंगी। ऑब्वियसली किसी बिजनेस के फेल होने के पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वीक बिजनेस मॉडल, वीक लीडरशिप, वीक टीम, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट, सीईओ या फाउंडर का लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इम्प्रॉपर मार्केट टाइमिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यहां पर वो सारे रीजंस तो हमें पता है, हम फोकस करते हैं कि गवर्नमेंटल पॉलिसीज का क्या रोल होता है। सो चलो इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। शुरू करते हैं आप पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से। सो उनके कुछ पॉलिसीज है, लाइक नंबर 1, कॉर्पोरेट से ज्यादा सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस को देना। नंबर 2, ग्राम सभा को नेचुरल रिसोर्सेज की ओनरशिप देकर उन्हें उन रिसोर्सेज की लाइसेंसिंग अथॉरिटी बना देना। नंबर 3, सर्विस सेक्टर में एफडीआई बंद करना। नंबर 4, डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करके इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करना, जिससे कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और पोटेंशियली गुड्स सस्ते मिल सकते हैं। सो इन सारे पॉलिसीज को देखकर इससे काइंड ऑफ इनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्लियरली समझ में आ रही है, जो कि थोड़ा सा सोशलिस्ट लीनिंग है। वेल, इंडियन इकोनॉमी एक्चुअली काफी समय से सोशलिस्ट लीनिंग रही है। फॉर एग्जांपल 1991 से ही हमने एक्चुअली में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल्स को अपनाया, उससे पहले हम सोशलिस्ट थे। अब अगर हम सोशलिस्ट मॉडल को देखें तो फॉर एग्जांपल रशिया एक सोशलिस्ट नेशन है, एंड इवन चाइना इकोनॉमिकली पहले था, बट देन इकोनॉमिकली वो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा लीन हो गया। अब ऑब्वियसली थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मोस्टली कांग्रेस ने इंडिया पर रूल किया है, तो आइडियोलॉजी उनकी भी कहीं ना कहीं सोशलिस्ट लीनिंग ही रही है। और अब अगर हम बात करें करंट यूनियन गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, तो बीजेपी यूजुअली कैपिटलिस्टिक लीनिंग ज्यादा रहा है, एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर इंडियाज फास्ट ग्रोथ इन इकोनॉमी आर दीस लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। दे इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी। इस लॉ के आने से बैंक्रप्ट कंपनीज की क्लोजिंग प्रोसीजर्स 9 मंथ्स की हो गई, जो पहले कई ईयर्स तक खींचते थे। एंड कॉर्पोरेट टैक्स कट, ये दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसीज है जिसमें गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से 22% कर दिया, जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोनेंशियली राइज होने लगे। सो अगर हम करंट गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो आज कुछ रिफॉर्म्स की वजह से इंडियन इकोनॉमी में क्लियरली ये दिख रहा है कि हमारा जीडीपी ग्रो हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, मैनेजेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इंडियन एक्सपोर्ट्स और एफडीआई, इन सारे चीजों में ग्रोथ हुई है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आज की तारीख में भी सभी लोग इंडियन इकोनॉमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि अगर आप वर्ल्ड के लेवल पर देखोगे तो सारे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट डिप आपको क्लियरली दिख रहा है। नॉट ओनली दिस, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती है तो उस कंट्री के जीडीपी में डिप दिखता है। फॉर एग्जांपल आप चाइना को देख लो, चाइनीज गवर्नमेंट ने 1980 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करके इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था और अपनी कंट्री में सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ओपन किए थे, जिसके बाद चाइनीज इकोनॉमी का ग्राफ ड्रॉप हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ ही क्वार्टर्स में ग्राफ को राइज होते हुए भी आप क्लियरली देख सकते हो। ऐसे कुछ सिमिलर ट्रेंड्स 2015 में चाइना के मेड इन चाइना पॉलिसी के लॉन्च के दौरान भी देखने मिले थे, तभी भी उसकी जीडीपी ग्रोथ ड्रॉप हुई थी। और वेल, ये सारे ट्रेंड्स क्लियरली ये शो करते हैं कि नए रिफॉर्म्स आने पर इकोनॉमी डिप करती है, लेकिन कुछ ही वक्त बाद वो उसी पेस से ग्रो करने लगती है या उससे भी ज्यादा पेस से
अगर वो रिफॉर्म्स वाकई में स्मार्ट हुए तो। इनफैक्ट आज इंडिया का जीडीपी ग्रोथ भी डिप के बाद रिकवर होते हुए क्लियरली दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, इस पूरे सिनेरियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या इंप्लीमेंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही रिजल्ट्स दिखाने तक टाइम देना चाहिए, या इंडिया को वापस से सोशलिस्ट लीनिंग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए? और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। जैसा कि मैंने स्टार्ट से वही एक बात की थी कि कल हमने वीडियो बनाई थी कि रुपया क्यों गिर रहा है इंडिया का, तो उसके बाद ये कंपनियां आ जाती हैं, छोटी मोटी तो खैर नहीं बोल सकते कि इनके जिनके भाई बिजनेस ड्रॉप हुए हैं या इस टाइप की थी। 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट है, डॉलर, $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है इन कंपनी के पास। इक्विटी छोटी कंपनी नहीं है। वही बोल रहा हूँ, छोटी तो नहीं बोल सकते, वही बोल रहा है। स्टार्टअप्स हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप हैं। और इवन ये जो अनिल ग्रोवर, क्या नाम है इसका, भारत पे वाला जो है, ये तो वो उधर शार्क टैंक पे मैंने इसकी वो पता नहीं 15-20 किस्तें देख ली होनी है। वहां पर बैठा होता, मशवरे दे रहा होता, इन्वेस्टमेंट कर रहा होता, अपनी खुद की कंपनी इसकी डूबी पड़ी है। ये क्या बात हुई? बिल्कुल ना भाई, मतलब अचानक से ऊपर आए और फिर अचानक से नीचे आ जाती है बिजनेस में, ये नहीं कह सकते। असल में वो ये कह रहा है, ऊंच नीच एक बिजनेस में नहीं आई, वो ये कह रहा है कि स्टार्टअप्स जो हैं हमारे तकरीबन 100 में से सिर्फ इस वक्त 82 जो है वो तकरीबन बंद होने के बाद 18 सिर्फ चल रहे हैं। तो इतना बड़ा ये फेलियर होने की क्या वजह? मतलब अगर इंडिया ने देखो ना, जैसे चाइना से मुकाबला करना है, आप कहते हो हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, यूरोप से मुकाबला करना है, अमेरिका से करना है, अगर आपके इतने ज्यादा बिजनेस चलने के बाद ऐसे डाउन आएंगे तो फिर आप कैसे मुकाबला करोगे? जाहिर है अगर ये 82 बिजनेस बंद हुए हैं और जिनके कह लो कि इन्वेस्टमेंट भी करोड़ों डॉलर्स की हैं और उनमें कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी उनकी, कितनी कह लो कि इकोनॉमी इससे डाउन जाएगी, फिर रुपए ने गिरना ही है। तो ये आई थिंक गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि पॉलिसीज वगैरह ये इनको कैसे लेके आगे चलना है इनको, ताकि ये इस तरह से अचानक से बंद ना हो अपने 1 साल बनने के अंदर अंदर ही। मतलब जैसे हम एक पिछले साल में इनका बूम आया हुआ था स्टार्टअप्स का, या इनको फिर ये भी देखना चाहिए इनके इन्वेस्टर्स को कि इतना ज्यादा ही ना सारे स्टार्टअप्स पे कर दें, कुछ हो उनको सपोर्ट करके, मतलब एक अच्छी मार्केट एस्टेब्लिश करें ना। ये तो नहीं कि वो अचानक से ही मार्केट में जैसे वो माल ज्यादा आ जाए तो प्राइसिंग गिर जाती है, वही वाला हिसाब हो गया ना। इतनी सिलिकॉन वैलीज आपने बना तो दी, लेकिन आपने ज़ाहिर है उनको फिर केयर भी तो करनी है, आपने उनको आगे भी तो लेके चलना है ना, उनकी मार्केट भी तो बनानी है। जब तक आपकी सेल ही नहीं होगी आप कारोबार कैसे चलाएंगे? जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट फेंक लें। तो यही हो रहा है, स्टार्टअप्स अब इनके फेल हो रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इंडिया ने अपने आप को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो स्टार्टअप चलाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके आइडियाज़ बड़े यूनिक होते हैं और यूनिक आइडिया के बेस पे ये पूरी दुनिया में अपनी सेल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आइडिया के लिहाज से तो वहाँ पे प्लानर तो बहुत अच्छे हैं। देखो अब इसमें क्या दरमियान में रीजन होंगे जिसकी वजह से असल में वहाँ पे आए दिन जो है ना ये फसादात जो है ना वो बहुत बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, लेकिन कंट्री की जो स्टेबिलिटी है ना क्या लगे हालात में, वो नहीं है इतना। असल में जब इस तरह का इशू कोई उठता है ना तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसके ऊपर कोई ना कोई तरीके से फोकस नहीं किया जाता। जिस तरह गवर्नमेंट्स करती हैं ना वो नहीं किया जाता कि उसके ऊपर हम कोई प्रॉपर इसका हल निकालें। तो वो आए दिन कोई ना कोई इस तरह का इशू जो है ना वो उठता रहता है और वो थोड़ा सा मसला जो है ना वो इनके लिए खराब ही रहता है। अब मैं शार्क टैंक पे देख रहा था, एक ये जो शार्क टैंक में इनके 4-5 बैठे होते हैं, 2 मेल और 2, तो वो एक भाई लेके आए थे इलेक्ट्रिक बाइक सेल करने। तो उन्होंने इतनी पसंद की, वाह वाह कर दी, भाई तूने पता नहीं क्या बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये पकड़ चेक, मेरी इन्वेस्टमेंट ले, उसकी ले। तो बाद में मैंने न्यूज़ पढ़ी, वो जो है ना बैटरी, वो एक बंदा बेचारा सारा दिन सेल करके वो पास रख के सोया हुआ था बेचारा, सो उसके पास ही गया और रात को बैटरी फट गई बाइक की, वो उसके माँ बाप भी मर गए बेचारे के। वो बच गया, उसके माँ बाप। अब जब मतलब मैंने फिर उस आर्टिकल में ये पढ़ा कि आप लोग स्टार्टअप में मतलब इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन वो उसकी पूरी तरह से कह लो कि उसकी प्रीलिमिनरी उसकी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि यार ये चीज इंडिया में चलेगी या नहीं। फिर उन्होंने जब देखा कि यार ये बैटरी क्यों फटी है,
ये यूरोपियन, वो उन्होंने फिर ये बैटरी तो बनी यूरोपियन कंट्री के लिए। ये बाइक्स वगैरह में जो बैटरी लगा रहे हैं वहां का टेम्परेचर लो होता है, वहां पे सर्दी रहती है। इंडिया के अंदर तो होती है गर्मी, जब उसने सारा दिन गर्मी में चल के आना, रात को उसने लगाई है चार्जिंग पे तो उसने फटना ही है। अब वो कंपनी भी फेल हो गई, ठीक है। हालांकि वो शार्क टैंक में उसकी वो बड़ी कर रहे थे हमारे इसमें, ये वो बड़ा, ये तो बदल देगा इंडिया को। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है उनका, लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं। बूम अचानक से जब आप किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा दोगे तो फिर ऐसे ही गिरेगी। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह।